जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएड एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 15 मई से मध्य प्रदेश में डीएड में एडमिशन्स लेने की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एडमिशन्स कब से कब तक होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो डीएड का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश डीएड में एडमिशन्स लेने के लिए टोटल 5 राउंड होते हैं। तो 5 राउंड में से आप किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन करो, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बताऊंगा। आप फर्स्ट राउंड में इस वीडियो को देखो, चाहे आप सेकंड राउंड में इस वीडियो को देखो, थर्ड राउंड में देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही एक बात मैं बता देना, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मध्य प्रदेश में डीएड एडमिशन से लेने के वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, जैसे कि अभी अपलोड किया 1 घंटे पहले ही। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियोस अपलोड किया है। ठीक है, डीएड एक कट ऑफ का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, और ये सारे वीडियो दोस्तों आपको एक ही जगह पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, और यहाँ पर एक डीएड का आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों सभी वीडियोस मिल जाएंगे, आप पहले उन वीडियोस को देखिए। यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको राज्य शिक्षा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और 2026-27 के एडमिशन शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जब हम काउंसलिंग गतिविधियों पर आते हैं, जैसे आप काउंसलिंग गतिविधियों पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक दिखाई देंगे। ठीक है, और इन्हीं लिंक के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, और यहाँ से आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन का चार्ज 50 रुपये, चॉइस फिलिंग का चार्ज 100 रुपये है। ठीक है, अब दोस्तों एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, उस एडमिशन प्रोसेस को समझना। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद में चॉइस फिलिंग करना होता है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आती है हमारी मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरिट लिस्ट में हमें ये पता चलता है कि हमने चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज फिल किए थे, हमारी 12वीं क्लास के परसेंट के आधार पर हमारा कट ऑफ कितना गया है और हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में हम अपनी डिटेल फिल करते हैं, और चॉइस फिलिंग में हम जो फिल करते हैं, हम अपने कॉलेज के नाम फिल करते हैं कि हम किस किस कॉलेज में जो कि एडमिशन्स लेना चाहते हैं। हमें केवल और केवल बस वही कॉलेज फिल करना है यहाँ पर जिन कॉलेज में हम एडमिशन्स लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डुप्लीकेट रिसिप्ट निकाल पाएंगे, यहाँ से हम अपना अनपेड यानी कि हमने पेमेंट नहीं किया है अपने फॉर्म का, तो यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ से अपना पासवर्ड बदल पाएंगे, यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट कर पाएंगे, 50 रुपये का चार्ज रहेगा। और यहाँ से हम अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको परमानेंट डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप समय सारणी भी देख सकते हैं। तो समय सारणी जो यहाँ पर आई है, अभी जो प्रोसेस चल रहा है केवल और केवल फर्स्ट राउंड का चल रहा है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी राउंड में सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की डेट 29 मई है, और चॉइस फिलिंग की डेट 29 मई आई है, और एडिट का भी लिंक 29 मई है। ठीक है, 29 मई तक फर्स्ट राउंड चलेगा। इसके बाद फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आएगी, और लगभग 6 जून तक हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर संस्थाओं रिक्त सूची पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर हमें टोटल कॉलेज दिखाई दे जाएंगे। कितने यहाँ पर टोटल कॉलेज है, अभी यहाँ पर 679 कॉलेज ऐड हुए हैं। ठीक है, 740 टोटल कॉलेज हैं, जिसमें से 679 कॉलेज ऐड हुए हैं। बाकी के कॉलेज अभी ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है, अगर आपको अपने कॉलेज का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपका कॉलेज अभी ऐड नहीं हुआ है, सेकंड राउंड तक ऐड हो जाएगा। किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर आप देख पाओगे, और आपका कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो भी यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, तो यह जैसा कि देख पा रहे हैं, ये कॉलेज हमारा प्राइवेट है, और यहाँ पर बात करें तो ये कॉलेज हमारा गवर्नमेंट है। पूरे ऑल एमपी में लगभग 45 के आसपास, 45 या 46 गवर्नमेंट कॉलेज है। 6 या 7 जिले ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ठीक है, जैसे कि श्योपुर में नहीं है। ठीक है, श्योपुर का मुरैना में। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर अपने कॉलेज की लिस्ट भी देख सकते हैं, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करना है अब हमें, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, करते हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया कुछ निर्देश हैं। तो मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी हैं तो आपके पास में एक मूल निवासी प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और जब आप अपना फॉर्म भरो तो ये सभी सभी चीज़ें 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना, और सब कुछ सही से फिल करना। ठीक है, पेमेंट आपको करना है तो बिल्कुल सही तरीके से पेमेंट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको ये कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, ये एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर हम चेक मार्क करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि आपने जो 12वीं क्लास पास की है एमपी बोर्ड से की है
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से 12वीं क्लास पास की है, यानी कि केवल और केवल अगर आपने एमपी बोर्ड से 12वीं क्लास पास किया है तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। केवल और केवल अगर एमपी बोर्ड से किया है तभी आपको हाँ करना है, ठीक है। जब आप हाँ करोगे तो यहाँ पर आपने किस सन में किया वो डिटेल यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद में आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एक ही बोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। कैप्चा कोड का आंसर डालोगे और चेक डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल है वो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो डिटेल आती है उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी कुछ पर्सनल डिटेल वो ऑटोमेटिक फिल की हुई आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एमपी बोर्ड से नहीं किया, किसी भी अदर बोर्ड से जैसे कि सीबीएसई बोर्ड या अदर स्टेट के बोर्ड से किया है तो फिर आपको नहीं करना है। और जैसे हम नहीं करेंगे तो कृपया नया आवेदन पत्र भरें। तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना। इसके बाद में हमें ये पूरा ये फॉर्म है ना वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब जब हम एमपी बोर्ड से डिटेल फिल करवाएंगे ना तो यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक डिटेल फिल की हुई आ जाती हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। कहाँ से आती हैं? 12वीं क्लास का डेटा आ जाता है ऑटोमेटिकली, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको फॉर्म भर के ही बताऊंगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरा फॉर्म है जो कि सबमिट करना है। यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, कितनी केबी में करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना प्रथम नेम डालना है, यहाँ पर मध्यम नेम डालना है, यहाँ पर सरनेम डालना है। अब ये तीनों में एक ही नाम कैसे क्या डालना है मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है तो मैं यहाँ पर शुभम डालूंगा। मेरा मिडिल नेम कोई नहीं है तो मैं यहाँ पर गुप्ता डालूंगा, ठीक है। तो शुभम यहाँ पर डालना है, गुप्ता यहाँ पर डालना है। जैसे कि किसी स्टूडेंट का कोई नाम है, XYZ कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि अरविंद साहू किसी का नाम है तो यहाँ पर अरविंद डाला जाएगा और यहाँ पर साहू डाला जाएगा। अगर किसी का नाम अरविंद सिंह साहू है या अरविंद सिंह कुशवाहा है तो यहाँ पर अरविंद, यहाँ पर सिंह, यहाँ पर कुशवाहा। इस तरह से आपको अपना जो नाम है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में जेंडर पुरुष या महिला जो भी है वो डालना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर अपना फादर्स नेम डालना है और जब आप अपना फादर्स नेम डालो वो 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना और कोई भी श्री नहीं लिखना है। जैसे कि आपका आपके फादर का जो नाम है आप बोलेंगे श्री या जो भी नाम होता है उसमें श्री ऐड नहीं करना है, केवल फादर्स का नाम डालना है और जो 10वीं क्लास की मार्कशीट में लिखा है वही नाम आपको डालना है बस। अगर 10वीं क्लास की मार्कशीट में श्री है तो वो श्री नहीं लिखना, ठीक है। इसी प्रकार से माता का नाम 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना और श्रीमती नहीं लिखना है। जन्म तिथि आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। और यहाँ पर धर्म जो भी आपका धर्म है, हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में मूल निवासी, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो हाँ पर क्लिक करेंगे, यानी कि हम मध्य प्रदेश करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो मध्य प्रदेश ही दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश ही दिखाई देगा, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो केवल मध्य प्रदेश ही दिखाई देगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड होता है वो मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ही होता है। अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड होता है। तो आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट, आपके पास में अगर जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो मध्य प्रदेश के बाहर जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का है तो फिर आप मध्य प्रदेश में एडमिशन फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में नहीं ले पाओगे। आपको थर्ड राउंड का इंतजार करना पड़ेगा और जो हमारा थर्ड राउंड है समथिंग जो 20 जून के बाद में ही आएगा, ठीक है। तो हम मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है तो इसलिए हम मध्य प्रदेश क्लिक करेंगे। मूल निवासी के लिए प्रमाण पत्र है, स्वघोषित प्रमाण पत्र है या प्रमाण पत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है, स्वघोषित प्रमाण पत्र पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर प्रमाण पत्र पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास एक कंप्लीट प्रमाण पत्र बना हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारे पास डोमिसाइल कंप्लीट सर्टिफिकेट होगा ना तभी हम फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देना, जो RS/419 से स्टार्ट होता है ना इस प्रकार से, वो आपको डालना है। आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर लिखा होगा आपका सर्टिफिकेट कब बना है, वो तारीख आपकी सर्टिफिकेट पर लिखी हुई होगी, वही तारीख यहाँ पर डालना है, ठीक है। कहाँ से बना है, स्थान आपको डालना है, मुख्यालय या स्थान, जैसे कि आपके जो एरिया का मुख्यालय वो क्या है, ग्वालियर है, या अगर आपकी तहसील में है तो तहसील से बना है तो तहसील का स्थान आपको डालना है, ठीक है। जो भी है XYZ, ग्वालियर, भिंड, जो भी है, मुरैना, XYZ। और किसने बनाया है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार,
किसने बनाया है वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपके सर्टिफिकेट पर लिखा होगा, ठीक है। तहसीलदार के साइन हो रहे होंगे तो उससे तहसीलदार ने बनाया है, नायब तहसीलदार के साइन है तो फिर नायब तहसीलदार ने बनाया है, सीधी सी बात है। अब आपके एरिया में जो तहसील है वो कहाँ पर है, कौन सी तहसील है, वो यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। वो सभी चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर श्रेणी डालना है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी, यूआर जो भी कैटेगरी है वो डाल देना अपनी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी। अगर आप एससी सिलेक्ट करोगे, एसटी सिलेक्ट करोगे और ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है। जैसे हमने ओबीसी सिलेक्ट किया तो जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट का क्रमांक यहाँ पर डालना, RS/419 से स्टार्ट होता है, वो डाल देना। कब बना वो डालना, और मुख्यालय यानी कि कहाँ से बना है, तहसील से या जो भी है वो कहाँ से बना है, जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है। इसके बाद में आपका जो पदनाम किसने बनाया है, तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर जिसने बनाया वो आपको डालना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। ओबीसी के केस में भी वही चीज़ें मांगेगा, एससी के केस में भी वही मांगेगा, एसटी के में भी वही मांगेगा, यूआर में ऑफ हो जाएंगे सारे, और यूआर ईडब्ल्यूएस में भी ये सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय यानी कि इनकम सर्टिफिकेट कितना है, आय प्रमाण पत्र में आय कितनी लिखी गई है वो यहाँ पर डाल देने हैं। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हाँ या फिर नहीं वो सिलेक्ट करना है। क्या आप दिव्यांग जन है यानी कि डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ करना होगा। और क्या है, LH है, VH या DH या MH वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हम नहीं है, चलिए नहीं पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अनुभव सर्टिफिकेट आपसे पूछ रहा है, अगर आप शासकीय शिक्षक हैं, क्या आप शासकीय शिक्षक हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते, सॉरी, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना और फिर उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद में अब हमें एजुकेशनल डिटेल है वो फिल करनी है, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल में हमें क्या फिल करना है, 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर, अब सॉरी यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल, यहाँ पर 12वीं क्लास की डिटेल, ठीक है। जैसे कि 10वीं क्लास आपने कब पास आउट किया वो यहाँ पर डाल देना, ठीक है। इसके बाद में प्रतिशत में आपका रिजल्ट है या ग्रेड या CGPA में रिजल्ट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको ये सभी चीज़ें पता ही होगी, अगर आपका ग्रेड में, CGPA में, परसेंटेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें बता देना। परसेंटेज में रिजल्ट है तो कितने में से कितने नंबर मिले हैं वो आपको बताना होगा। जैसे कि 400 नंबर मिले हैं 500 में से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंट आ जाएगी। अब किस बोर्ड से किया हुआ है आपने 10वीं क्लास वो आपको देना होगा, ठीक है। जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ होता है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। जैसे हमने MP बोर्ड से किया है तो हम MP बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में हमें अपना रोल नंबर देना है यहाँ पर। इसके बाद में तो जो 10वीं क्लास की जो डिटेल है वो फिल हो गई पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर रोल नंबर डाल देना। इसके बाद हम 12वीं क्लास की डिटेल है जो कि फिल करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से। तो हमारी जो परसेंट, सॉरी, हमारी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 12वीं क्लास की परसेंट के आधार पर ही बनती है, ठीक है। तो इसको सही तरीके से फिल करना है। आपने साइंस लिया है या आपने कला संकाय, जैसे कि आपने साइंस लिया हो, जैसे कि मैथ या बायोलॉजी से लिया है, किया है 12वीं क्लास, तो मैथ या बायोलॉजी आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि कला संकाय आर्ट्स से किया है तो वो आपको डालना है। जैसे कि हम यहाँ पर गणित एवं जीव विज्ञान यानी कि मैथ एंड बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो कब किया वो यहाँ पर देना आपको, ठीक है। प्रतिशत प्रणाली है या बुई है, वही सभी चीज़ें यहाँ पर डाल देना, ठीक है। इसी प्रकार से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने किस बोर्ड से किया है वो आपको सेलेक्ट करना है और जो रोल नंबर है वो आपको डाल देना है, ठीक है। अब मान के चलिए आप कला संकाय से, तो कला संकाय सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप जैसे कि आपने अदर संकाय, शेष संकाय जो बाकी के संकाय हो जाते हैं, जैसे कि हमारा कॉमर्स हो गया, तो अगर आपने कॉमर्स से किया है तो आपको शेष संकाय सेलेक्ट करना है। अगर आपने आर्ट्स से किया है तो कला संकाय, मैथ एंड बायोलॉजी से किया है तो गणित एवं जीव विज्ञान संकाय। कब किया वो डालना, प्रतिशत में रिजल्ट है या ग्रेड में वो आपको सिलेक्ट करना, नंबर आप डाल देना, आप मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिकली परसेंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर और ये सभी चीज़ें आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, तो एड्रेस तो आप फिल कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा एड्रेस होता है। तो एड्रेस आपको सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आवेदक का मूल निवास का पता, मूल निवासी जिले की ही डायट ही आप चॉइस फिलिंग के समय प्रदर्शित होगी। यानी कि यहाँ पर जो जिला आप फिल करोगे उसी जिले का आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे, अदर जिले का आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं ग्वालियर का हूँ, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज
चॉइस फिलिंग में केवल ग्वालियर का ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। जैसे कि मैं अगर मैं चाहूँ कि मैं भोपाल का सिलेक्ट कर लूँ या मैं इंदौर का सिलेक्ट कर लूँ गवर्नमेंट कॉलेज, तो मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल और केवल ग्वालियर का ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि मूल निवासी जिले की डाइट ही आपको चॉइस फिलिंग के समय प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर जो एड्रेस, जो जिला आप डालोगे, ठीक है, जो आप जिला सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर मान के चलिए मैं यहाँ पर इंदौर सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं केवल इंदौर का ही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर पाऊंगा। तो यहाँ पर आप अपना जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही तरीके से फिल करना, ठीक है। और एक केवल जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड एमपी के स्टूडेंट के लिए है, थर्ड राउंड से अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं थोड़ा। आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आपको फोटो ही अपलोड करना है, केवल और केवल आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर साइन अपलोड नहीं करना है, केवल और केवल आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज क्या रहना चाहिए, 10 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में हमारा फोटो का साइज रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, कितना साइज रहना चाहिए, 10 केबी से 100 केबी के बीच में हमारा साइज रहना चाहिए। और यहाँ पर फोटो अपलोड कर, यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर फोटो सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना, ठीक है। जो भी कैप्चा कोड का आंसर होता है वो डाल देना है, यहाँ से चेक मार्क कर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। मैंने ये सभी चीज़ें फिल कर ली हैं जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके बाद सेव कर देते हैं हम। अगर हमारे सामने ये फोटो अपलोड करते समय इस तरह का इंटरफेस आता है कि प्लीज अपलोड प्रॉपर फोटो, तो इसका मतलब है कि हमने जो फोटो अपलोड किया या तो उसका साइज गलत है या फिर उसका डायमेंशन गलत है, या तो उसका साइज गलत है या फिर उसका डायमेंशन गलत है। दोनों चीजों में से अगर कुछ भी गलत होगा तो फिर फोटो अपलोड नहीं होगा। आपको सही साइज का और सही डायमेंशन का फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम एक प्रॉपर फोटो अपलोड कर देते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रख लेना, नहीं तो फिर आपको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना नहीं आता है, ठीक है, यानी कि उसका साइज बनाना आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं आपको बता कि हमें अपना साइज फोटो का 1 मिनट में ही कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम ओके करेंगे। अब हमें अपना कुछ डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर आपसे जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। और इनके जो साइज रखे गए हैं वो रखे गए हैं 50 से 200 केबी, ठीक है। 50 से 200 केबी के बीच में ही आपको अपलोड करना है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चॉइस फाइल पर क्लिक करना, जहाँ पर भी आपका फोटो है सेलेक्ट कर लेना, यानी कि डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट अब दोस्तों किसी किसी स्टूडेंट के साथ में इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा जो अभी मैंने आपको बताए हैं, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास की मार्कशीट और मूल निवासी प्रमाण पत्र। मूल निवासी क्या होता है, हम इंग्लिश में इसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा जो ओबीसी के स्टूडेंट होते हैं, जो एससी के स्टूडेंट होते हैं, जो एसटी के स्टूडेंट होते हैं, उनसे 2 डॉक्यूमेंट और मांगे जा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, सबसे पहले आता है हमारा श्रेणी प्रमाण पत्र। ये श्रेणी प्रमाण पत्र आखिरकार क्या होता है, इसे कहते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या होता है ये कास्ट सर्टिफिकेट ही होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, श्रेणी का मतलब ही क्या होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी होता है ना, तो बस, तो जाति प्रमाण पत्र अगर आप का ओबीसी है तो ओबीसी का प्रमाण पत्र लगेगा, अगर एससी है तो एससी का लगेगा, अगर एसटी है तो एसटी का लगेगा, और अगर आप जनरल के हैं तो आपसे नहीं मांगा जाएगा। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है आय प्रमाण पत्र। अब मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ ना, वो ओबीसी का भर रहा हूँ, तो ओबीसी का भर रहा हूँ तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, अन्य पिछड़ा वर्ग। अब यहाँ पर अगर आप एससी का भरोगे तो आय प्रमाण पत्र एससी लिखकर आएगा, अनुसूचित जाति। अगर आप एसटी का भरोगे तो आय प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति लिखकर आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इस जगह पर इस प्रमाण पत्र में वो लगाना है आपको इनकम सर्टिफिकेट। क्या लगाना है दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट, जिसे हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ओबीसी, एससी, एसटी के साथ में 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे और जनरल के साथ में केवल 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट की साइज बनाकर रखना 200 केबी तक। अगर आपको डॉक्यूमेंट की साइज बनाना नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करना। हमारा जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पर सिलेक्ट करना है, अपलोड पर क्लिक करना है, इसके बाद अपलोड हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं अपलोड करते जाना है हमें। इसके बाद यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड हुए हैं, जहाँ पर
जो ब्लू कलर में जो लिंक है, इन लिंक पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, वैलिडेट इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ पॉपअप विंडो आएंगे, 4 बार विंडो आएंगे, इन पर 4 बार ओके करना होगा आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 4 बार यहाँ पर ओके कर देना। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। अब हम ओके कर देंगे यहाँ से। जैसे हम ओके करते हैं, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया हो, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना। अगर दोस्तों अपने फॉर्म को आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट एंड अपडेट पर क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं, फिर बाद में एडिट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करके 50 रुपये का हमें पेमेंट कर देना है। हमने ओटीपी फिल कर दिया, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके माध्यम से हमें पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से भी करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें 50 रुपये का पेमेंट करना है, सबमिट कर देना। चलिए पेमेंट कर देते। पेमेंट होने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जो कि हमारे पास पहले ही आ चुका था, लेकिन हमने जो भी पेमेंट किया उस पेमेंट की डिटेल हमें दिखाई दे जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है। जैसे ही हम सबसे नीचे आ जाते हैं, इसके बाद में सबसे नीचे आने के बाद इसका प्रिंट आउट हमें निकाल लेना है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रिंट का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। वीडियो को शेयर कर देना सभी के। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।